जी, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज institutions, their purpose is not to earn profit. They are basically developed to provide services to the community, to provide welfare, social welfare for the community. Their purpose is not to earn profit. जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्लब हैं, सोसाइटीज हैं, एनजीओज हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल के बारे में मैंने बताया आपको, आगा खान हॉस्पिटल है आपका. These are all non-profit making organizations. Hospitals are all non-profit making organizations. Even schools, there are some schools who are trust schools. So they basically they start their business with this, with this business objective that our purpose is not to earn profit, but they do maintain their accounts, they do record expenses in income, right? तो ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या शौकत खानम हॉस्पिटल है, इनके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होती हैं जो सैलरीज लेते हैं. जैसे इमरान खान के बारे में एलिगेशन आई थी कि वो शौकत खानम से 2 लाख रुपए सैलरी लेता है, और ये बड़ी बड़ी अमाउंट के एनजीओज जो है वो सैलरीज लेती हैं और कारोबार चलाती हैं अपना. And what is the main source of income of these organizations? That is subscription. Subscription, चंदा. मेरे चंदा वो वाला चंदा नहीं. चंदा का मतलब है चंदा जो वसूल करती हैं वो. Every member contribute some certain amount of subscription towards the club each year, and that become the main source of income. You may call it as a donation, लेकिन डोनेशन जो होता है वो सिर्फ एक ही दफा पे किया जाता है चैरिटी के तौर पे. ठीक है ना, किसी ने डोनेशन दे दिया, एक दफा दे दिया, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन होती है, दैट इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मेंबर्स एनुअली एवरी ईयर. ठीक है जी. देयर इज नो ओनर इन ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन देयर इज नो ओनर, देयर इज नो कैपिटल व्हिच इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. सो जो पिछले सालों का प्रॉफिट जमा हुआ होता है वही उसका कैपिटल कहलाता है, एंड देयर कैपिटल इज कॉल्ड accumulated fund. This accumulated fund can be calculated by a formula, which is opening assets minus opening liabilities. जैसे हम इनकम रिकॉर्ड में बनाते थे, तो कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड by going through a formula which is opening assets minus opening liabilities. You will get the capital, but that is not the capital which is invested by the owner of the business. That is called as accumulated fund, right? जैसे कि हमने कोई फंड, बिजनेस को हमने जो है ना, वो शौकत खानम हॉस्पिटल को मैंने 10 करोड़ रुपया जो है वो डोनेशन दे दी. अब ये वो शौकत खानम हॉस्पिटल जो है ना अपनी इनकम में ट्रीट नहीं कर सकता, वरना टैक्स पड़ जाएगा उसके ऊपर. इतने अमाउंट कहाँ से आ गई? वो उसे फंड के तौर पे ट्रीट कर देता है और एक्यूमुलेटेड फंड के साथ लिख देता है कि हमारा रिजर्व है, ये पैसा हम आने वाले वक्त में इस्तेमाल करेंगे. इस तरह एक्यूमुलेटेड फंड जनरेट होता है. पिछले सालों का प्रॉफिट जो इकट्ठा होता रहता है, दैट इज ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड. यहाँ पे कैश बुक को हम कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. नेट प्रॉफिट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर और सरप्लस. फिर से सुन लें, जो इनकम और एक्सपेंसेस हम बनाते हैं, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या कहते हैं? सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. लॉस इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम या डेफिसिट. लिख लें, प्रॉफिट इज कॉल्ड सरप्लस एंड लॉस इज कॉल्ड डेफिसिट. Profit is called surplus and loss is called deficit. Okay जी. Next, cash book is called receipt and payment account. तो cash book और receipt and payment account का नाम देते हैं हम. Net profit is called excess of income over expenditure. ये भी बता दिया आपको मैंने. Net loss is called excess of expenditure over income. अगर expense ज्यादा होंगे तो loss हो जाएगा, लेकिन हम उसे net loss, net profit का नाम नहीं देते. Why sir? Because the purpose is not to earn profit. Trading income statement is called income and expenditure account. इसमें income statement नहीं बल्कि income and expenditure account बनता है. There is no drawings. Why there is no drawings? Because Mohsin, there is no owner. जब सफी ओनर ही कोई नहीं होगा, जब ओनर कोई नहीं होगा, तब वो you are not allowed to withdraw the amount from the business. आप ऑर्गेनाइजेशन से अमाउंट विथड्रॉ नहीं कर सकते. अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूं आपको समझाने के लिए. मैंने घर में अपने एक कमरा लाइब्रेरी के लिए खोल लिया कि मोहल्ले के लोग जो बुजुर्ग वगैरह हैं वो उस लाइब्रेरी में आए और उस लाइब्रेरी से जो है ना फायदा उठाए. People used to come in my library. I have purchased books for the library. It is an asset for the business, for my non-profit making organization.
because the purpose of the library is not to earn profit. Then the people who used to join, who used to come in the library, I have to provide them with some food, with some refreshment like chai, cup of tea, other things. Then I have to go for a newspaper because they want to read newspaper also in the library. तो मुझे newspaper लिखवाना पड़ा, उसका भी खर्चा आया. Then I realized and I asked the members, the library people who used to come in my library, that you should contribute some nominal amount towards the library so that I can run the library in the best possible manner to provide the services to the community. उन्होंने कहा ठीक है यार, हम ना हर साल 1000 रुपया डोनेशन सब्सक्रिप्शन दे दिया करेंगे. That is the contribution made by the members that become the main source of income for that particular non-profit making organization, which is basically a library currently. अब जो मैंने उनसे कहा कि जी ठीक है, चले क्लब के लिए डोनेशन तो आप दे देंगे, सॉरी सब्सक्रिप्शन तो आप दे देंगे हर साल, उससे मैं लाइब्रेरी को रन कर लूंगा, लेकिन ये जो आप चाय वगैरह पीते हैं, रिफ्रेशमेंट वगैरह, इसके लिए थोड़े बहुत पैसे तो करने चाहिए. उसने कहा चलो यार, जो आप चाय वगैरह देते हो ना, उसका हम पे कर दिया करेंगे, हम उसकी पेमेंट कर दिया करेंगे. उसके लिए आपको एक रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा. उसे कहते हैं क्लब ट्रेडिंग अकाउंट, रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, शॉप टक शॉप ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है जी, ये सब नाम यूज किए जाते हैं उसके लिए. शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर आप देखें तो एक खुली हुई है कैंटीन. दैट कैंटीन, शौकत खानम हॉस्पिटल इज ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट कैंटीन इज बेसिकली रन and canteen is selling goods and they are also maintaining their accounts, they are getting profit also. तो टक शॉप ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. उसे कहेंगे हम टक शॉप ट्रेडिंग अकाउंट. मैंने क्या है, असल में ना मैंने एक जिम खोल लिया यार, ठीक है ना, मैंने जिम खोली जहां पे लोग आते थे. फिटनेस जिम इज ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. सर कैसे यार? इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द कम्युनिटी. इट इज बेसिकली फॉर द फिजिकल हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी. It provides a health facility to the community. वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसलिए वो टैक्स फ्री भी होते हैं. खोल लिया जी मैंने, लोग आते थे, जिम करते थे, अपनी कंट्रीब्यूशन देते थे, मुझे काम चल रहा था. मैंने उसमें ना छोटी सी ना एक बार खोल ली, रिफ्रेशमेंट बार, जहाँ पे जूस कॉर्नर बना लिया मैंने. यहाँ पे मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, मिल्क शेक स्टार्ट कर दिया मैंने. वहाँ पे मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं यार, वो जो होते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए जो होते हैं यार, वो पाउडर वगैरह क्या कहते हैं उसे, बताओ? प्रोटीन सप्लीमेंट मैंने प्रोटीन शेक सर, प्रोटीन शेक. हाँ जी, प्रोटीन सप्लीमेंट मैंने रखना शुरू कर दिया वहां पे. अब वो मेरे, अब अच्छा उस चीजों को बेचने के लिए मुझे एक बंदा भी हायर करना पड़ा, उसकी वेजेस भी पे करनी यार मैंने अब. तो वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसी बार, एक रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना ही हो गया, जो छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए, सफाई वगैरह रखने के करने के लिए, सफाई वगैरह को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस चार्जेस मेरे बियर हो गए, उससे मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकला है उससे. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं परचेजेस भी करूंगा. किसके लिए? जिम खाना क्लब के लिए तो परचेज मैंने करनी है, एसेट बनाने हैं अपने. पैसे लेने लोगों से चलेगा वो तो सर्विसेज के लिए है. डॉक्टर्स भी सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको पता है ना, उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन पैसे तो वो लेता है. लेकिन जो मैंने बार खोली है उसके अंदर, उसके लिए जो मैं चीजें खरीदता हूँ उधार पे, बेचता मैं कैश पे हूँ, खरीदता उधार पे हूँ, और उस बंदे की वेजेस भी पे करता हूँ. उसके लिए मुझे खोलना पड़ेगा रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, क्लब ट्रेडिंग अकाउंट, शॉप टक शॉप ट्रेडिंग अकाउंट, कैंटीन ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है जी. तो इसके अंदर जो फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं उसमें क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं इसके अंदर? कैलकुलेट इक्विपमेंट फंड, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से. नीचे आ जाए, डोनेशंस क्या होते हैं आपको बता ही दिए. डोनेशन और सब्सक्रिप्शन में फर्क है. सब्सक्रिप्शन है चंदा जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द क्लब एवरी ईयर, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, एंड दैट बिकम द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द क्लब, फॉर द नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. जिसमें आगा खान है, आपका जिम खाना क्लब है, शौकत खानम हॉस्पिटल है. ठीक है जी. उनके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं जो सैलरीज भी विदड्रॉ करते हैं बड़ी बड़ी. ये एनजीओ सारी इसी बेसिस पर काम कर रही हैं. एनजीओ वाले बड़ा पैसा बनाते हैं, दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बट लेकिन बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, द पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, तो उनके प्रॉफिट को सरप्लस कहते हैं, उनके लॉस को डेफिसिट कहते हैं. ठीक है जी. डोनेशंस क्या होती हैं? जो किसी बंदे ने पैसे डोनेट कर दिए बिजनेस को एक दफा, वो भी उसकी इनकम में चले जाएगा. लेकिन अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहे हैं, यानी मैंने डोनेशन दिया है
शौकत खानम हॉस्पिटल को, और मैंने कहा है कि मेरे लिए एक आप मेरा ब्लॉक एक अलग बना दें जहां पे लोगों की जो डायलिसिस होता हो गुर्दों का। उन्होंने कहा ठीक है, तो वो जो मैंने डोनेशन दिया वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनकम, इट विल बी रिटर्न एज ए लायबिलिटी, एज ए रिजर्व विद द अक्यूमुलेटेड फंड। सर अक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है भाई? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल को अक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं। सर कैसे निकालते हैं? ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस करें आप, तो आपका क्या आ जाता है? अक्यूमुलेटेड फंड। ठीक है जी, लिखिए जी स्टेप नंबर 1। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, बाद में इसको देखते हैं। नेक्स्ट है एंट्रेंस फी। If any of the member is going to enter into the club, he is supposed to pay some entrance fee for that, and that is the income for the organization. इनकम में चली आती है। सब्सक्रिप्शन मैंने आपको पहले बता दी, इट इज द एनुअल अमाउंट contributed by the members towards the society and becomes the main source of income for that organization. इसी तरह आप कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, लेगेसी भी दे सकते हैं। लेगेसी क्या होती है? गिफ्ट क्या हो सकता है? या लेगेसी, मैंने कहा जी मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी शौकत खानम के नाम कर दो, इसे कहते हैं लेगेसी। और लेगेसी और गिफ्ट जो है ना, ये नॉर्मली स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाते हैं और इनको हम अक्यूमुलेटेड फंड के साथ ऐड कर देते हैं। नॉर्मली दिए जाते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है जी, अगर ये इसकी अमाउंट छोटी हो तो फिर हम इसे इनकम ट्रीट कर लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे आती हैं, और जो कैश रिसीट्स हैं, जो अमाउंट कैश इनफ्लो है, वो डेबिट साइड पे आप लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं और उससे हम सरप्लस और डेफिसिट फाइंड करते हैं और फिर बैलेंस शीट हम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इसमें अकाउंट बनाने हैं उसके लिए हमारा बनेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्वेश्चन में दिया होता है, मैंने दिखा दिया आपके सामने, और हम बनाते हैं बार ट्रेडिंग अकाउंट या बार रिफ्रेशमेंट अकाउंट। तो पहले नंबर 1 में सबसे पहले आप इसके स्टेप्स जरा लिख लें। स्टेप्स टू प्रिपेयर steps in non-profit making organization. Number 1, calculate accumulated fund. Which is basically capital. There is no owner of non-profit making organization. There are no owners. When there is no owner, there is no drawings. You can't withdraw any amount from the business because you are not investing in the business. You are giving them as donation. You are giving them as subscription. You are giving them as a gift, as legacy, as a subscription fee. तो लिखिए जी नंबर 1, कैलकुलेट एक्यूमुलेटेड फंड, और उसके लिखिए कैसे निकालेंगे? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। कैलकुलेट एक्यूमुलेटेड फंड कैसे फाइंड करेंगे? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। नंबर सेकंड स्टेप में लिखिए जी प्रिपेयर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट टू फाइंड क्रेडिट परचेजेस। सर रिपीट कर दें सर। जी, प्रिपेयर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट टू फाइंड क्रेडिट परचेजेस। Prepare purchase ledger control account to find credit purchases. Very good. आज वाह बच्चे आ गए हैं, चंगी गल है। Prepare purchase ledger control account to find credit purchases. जिन्होंने नहीं पढ़ना था ना वो अब नहीं आए, देख लें आप। बस ना ये इनका अल्लाह ही मालिक है, बहुत बुरा हाल है इनका होने वाला है। जैन का और हनान का अल्लाह ही मालिक है। क्लियर तो कर जाएंगे सारी बातें, लेकिन रिजल्ट मुझे पता नहीं क्या आएगा। ग्रुप मैंने आपको चेंज कर दिया, जैन हनान और आप लोगों का अलग ग्रुप है। सोबत आप भी आ सकते हो इस ग्रुप में पढ़ने के लिए, अगर आपको जरूरत होगी ना जब, तो आप आ सकते हो। मैंने हादी को भी कहा है ना, तो यू आर ऑल्सो वेलकम, डोंट वरी। बस आई एम टेकिंग फिजिकल क्लासेस एट होम फॉर 4 days, उसमें आप भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो फिर देख लेंगे। आपको जरूरत नहीं है सच अभी, क्या आप इतना, जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा मैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं जी हम, प्रिपेयर परचेज कंट्रोल अकाउंट टू फाइंड क्रेडिट परचेजेस। ठीक होगी जी। नंबर 3, थर्ड स्टेप, prepare expense and income account to find income statement figure. Prepare expense and income account to find income statement figure. I repeat again, prepare income and expense account to find income statement figure. Prepare income and expense account to find income statement figure.
आगे जी नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 है जो भी आ रहा है, प्रिपेयर एसेट अकाउंट, प्रिपेयर एसेट अकाउंट थ्रू नेट बुक वैल्यू मेथड। अब जैनब सोबत आपको अच्छी तरह पता है नेट वैल्यू मेथड क्या होता है, बहुत हो गई है। प्रिपेयर प्रिपेयर एसेट अकाउंट थ्रू नेट बुक वैल्यू मेथड, जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊंगा। प्रिपेयर एसेट अकाउंट थ्रू नेट बुक वैल्यू मेथड टू फाइंड डेप्रिसिएशन, प्रिपेयर एसेट अकाउंट through net book value method in order to find depreciation. Prepare asset account through net book value method in order to find depreciation. आगे लिखें जी, नेक्स्ट स्टेप है जी आप दोबारा बता दो, मेरा कनेक्टिंग लिखा हुआ आ रहा था। जी जी मैंने बोला है जी, प्रिपेयर एसेट अकाउंट थ्रू नेट बुक वैल्यू मेथड in order to find depreciation. Prepare asset account through net book value method in order to find depreciation. ओके जी, अब नेक्स्ट लिखें जी, रिक्वायर्ड, यानी इसमें रिक्वायर्ड क्या होता है। नेक्स्ट देखिए रिक्वायर्ड क्या होता है जी। नंबर 1, बार रिफ्रेशमेंट, बार या रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट सामने लिखा हुआ है। नंबर 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर 1, बार रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, बार या रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट असल में है। नंबर 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर 3, बैलेंस शीट। नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, बार रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट आपको तब बनाना पड़ेगा जब आप नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिफ्रेशमेंट का सामान बेच रहे हैं, कोई बार खोली हुई आपने जिससे आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपको बार ट्रेडिंग रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग को बनाना पड़ेगा। तो हर सवाल में नहीं होता, जिस सवाल में होगा उसमें आप बनाएंगे, वरना उसमें बाकी सवालों में नहीं बनाएंगे। तो अब उसके लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहां तक किसी को मसला तो बताएं, प्रॉब्लम है तो बताएं, पूछ लें मुझसे जी। एनी प्रॉब्लम? हमजा मनाहिल को मसला तो बताओ। नो सर। मोहसिन कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सफी तो बता दो मुझे। नहीं सर। ओके जी, आगे लिखें जी, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट्स, सॉरी इंपॉर्टेंट नोट्स। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि सर ये आपकी बुक में चीजें क्यों नहीं लिखी हुई। असल में ना ये चैप्टर जो है ना बेस करता है एएस के चैप्टर पर, उसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, चैप्टर का नाम। वो चैप्टर अब जो है ना एएस में हम लोग शुरू में पढ़ा देते हैं बच्चों को, लेकिन अभी जो है मैंने अपनी आप लोगों को ज़ैनब नहीं पढ़ाया हुआ, और आप लोगों ने, मुझे नहीं पता बाकी बच्चों ने पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ उसके लिए कोई ऐसे मसला नहीं है, जैसे हमजा हो गया, मनाहिल हो गया, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके क्योंकि वही सारा स्ट्रक्चर है और वही पैटर्न है, सिर्फ जो टेक्निकल वर्ड्स हैं बस, जो इसकी टर्मिनोलॉजीज है ना वो डिफरेंट है, बस टर्मिनोलॉजीज का फर्क होता है इसमें। अच्छा जी, तो इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखे नंबर 1, इफ बार or refreshment trading account is only prepared when opening and closing inventories are given in the question. Bar or refreshment trading account is prepared only when opening and closing inventories are given in the question. I repeat again. Bar or refreshment trading account is prepared only when opening and closing inventories are given in the question. Number 2, परचेज सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिएगा सर। जी, बार और रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट is prepared only when opening and closing inventories are given in the question.
नंबर 2 लिखें जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है जो हमारा, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट will be prepared only, purchase ledger control account will be prepared only when opening and closing trade payables are given in the question. I repeat again, purchase ledger control account is prepared only when opening and closing trade payables are given in the question. मैंने क्या बोला है? Purchase ledger control account is prepared only when opening and closing trade payables are given in the question. ठीक हो गया जी? आगे हम चलते हैं जी। हमने बनाना है जी अपना बार और रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं जी? फॉर्मेट को जरा देख लें ताकि फॉर्मेट को जरा हमें समझ आ जाए कि फॉर्मेट में कैसे इसको डील करना है, किस तरह इसको बनाना है। इसमें बार ट्रेडिंग अकाउंट भी हो सकता है, इसमें रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट भी हो सकता है, इसमें क्लब ट्रेडिंग अकाउंट भी हो सकता है, इसमें शॉप ट्रेडिंग अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है जी, ये सारे नाम यूज हो सकते हैं इसके लिए। मेरा सवाल है हमजा आपसे, ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है? कब हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे अलग से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के? जी बताएं, कब बनता है बार ट्रेडिंग अकाउंट, किस वजह से बनाया जाता सर है? जैसे जब ये कैफेटेरिया वगैरह की जब जी सेल्स बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। जब आपने कैफेटेरिया वगैरह खोला हो, कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान खोला हो, जिमखाना क्लब जो है यार, वहां पे भी हम कैफेटेरिया बना हुआ है, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉफिट की ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो उसमें मैंने बनाना पड़ता है हमें। लेकिन मैंने आपको रट्टा लगवा दिया है, आपस की बात है, आपको पता चल जाएगा फौरन। अगर ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज दी हुई है ना क्वेश्चन में तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा, सिंपल। इसी तरह पीएलसीए, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, अगर ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल दिए हुए हैं तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं हम इसको किससे जी? सेल से, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट से। भाई सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट का मतलब है इसमें बार सेल्स भी लिखा हो सकता है, शॉप सेल्स भी आ सकता है यार, ठीक है जी, क्लब सेल्स भी आ सकता है। लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट क्वेश्चन में दिया होगा, एड परचेजेस क्वेश्चन में दी होंगी, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट कर देंगे आप, आपका कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर आ जाएगा। लेस कर देंगे, आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। इसमें से रिफ्रेशमेंट या बार एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट हैं वो माइनस कर देंगे, जिसका ताल्लुक बार से है, जिसका ताल्लुक रिफ्रेशमेंट से है, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा रिफ्रेशमेंट का, इसे कहते हैं बार ट्रेडिंग प्रॉफिट या रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये ना लिखिएगा, लिखेंगे आप प्रॉफिट या रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट, जरा आसान वर्ड है, लिख लें, बार ट्रेडिंग प्रॉफिट या रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट। जी ओके हो गया जी, आगे चलते हैं जी। सर ये तो सर बताइए, एक सेकंड सर ये फॉर्मेट लिखने दें। जी सर एक सेकंड ये फॉर्मेट लिख लूं। हाँ हाँ सर ये लिख लें। फॉर्मेट लिख लूं, एक मिनट। चलें सर अब करवा दें।
जी, तो अब हम देखते हैं जी, हमने ये पे सप्लायर फॉर रिफ्रेशमेंट अकाउंट जो सामने आपके नजर आ रहा है, ये बना लें। ये है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसे आगे ब्रैकेट में लिख लें, ये है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये जो ओइंग ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो ओइंग ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है, ये बेसिकली ब्रॉट डाउन है ट्रेड पेबल्स का, ये कैरिड डाउन है ट्रेड पेबल्स का कैरिड डाउन। इससे परेशान नहीं होना। ये है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, और ये क्रेडिट परचेज की फिगर आप निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर के नाम से, जो आपने परचेज में लिखनी है वहां ट्रेडिंग अकाउंट में, शॉप